नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का स्वराज एक्सप्रेस में। आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश स्वराज सेहत। आपके साथ मैं हूं संयम जैन। स्वराज सेहत में आज चर्चा करेंगे दांतों को लेकर। स्वस्थ जीवन के लिए दांतों का जो एक तरफ से खास उपयोग और स्वस्थ यदि जीवन चाहिए है तो जिसकी शुरुआत हम अपने दिनचर्या में करते हैं दांतों की सेहत के साथ, आज उसी पर चर्चा करेंगे। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का स्वराज एक्सप्रेस में। आपके साथ मैं हूं संयम जैन और आप देख रहे हैं हमारा खास प्रोग्राम स्वराज सेहत। बदलती दुनिया में एक तरफ जहां भागदौड़ भरी जिंदगी में स्वास्थ्य का ध्यान रखना बेहद जरूरी है और लगातार स्वास्थ्य को लेकर सवाल भी उठते हैं। जहां नियमित दिनचर्या हो, व्यायाम हो और इसके अलावा कई सारे योगासन के जरिए इंसान अपनी जिंदगी को, जीवन को स्वस्थ रखने की कोशिश करता है, लेकिन इसके बावजूद जहां बीमारियां इंसान का पीछा नहीं छोड़ती। और आज जहां बदलते दौर में हम बात करेंगे दांतों को लेकर कि कैसे दांतों को स्वस्थ रखा जाए। दांतों की सेहत का एक तरह से ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है क्योंकि दिनचर्या की शुरुआत दांतों के साथ ही होती है। जब हम दांतों को स्वस्थ रखते हैं अपने ब्रश करने के बाद, लेकिन लगातार आज के इस दौर में दांत इंसानों के साथ छोड़ते जा रहे हैं। बहुत कम उम्र में ही दांत गिरना शुरू हो गए हैं और इसलिए ज़रूरी है इस मुद्दे के ऊपर चर्चा करना। हमारे साथ जहां स्पेशल डेंटिस्ट डॉक्टर रितेश सहगल मौजूद हैं, आइए उनसे ही चर्चा करेंगे। तो दांतों को कैसे रखें स्वस्थ, इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर रितेश सहगल, जो एबीएस सुपर स्पेशलिटी डेंटल क्लिनिक शिवाजी नगर भोपाल में रहते हैं और उनके पास रिसर्च का 16 साल का अनुभव है। एमडीएस हैं, ओरल सर्जन हैं और पीपल्स कॉलेज से जहां एमडीएस की डिग्री उन्होंने प्राप्त की है। और इसके लिए हमारे साथ चर्चा में मौजूद है डॉक्टर रितेश सहगल, जो कि एमडीएस है, ओरल सर्जन। बहुत स्वागत आपका रितेश जी। सबसे महत्वपूर्ण विषय होता है दांतों को लेकर जब भी चर्चा की जाती है कि सवाल उठता है कि दिनचर्या की शुरुआत ही हमारी उसी से होती है कि सबसे पहले दांतों को स्वस्थ रखने को लेकर। ये प्राचीन काल से परिपाटी चली आ रही है कि यदि हम अपने जीवन को स्वस्थ बनाना है तो शुरुआत दांतों के साथ। तो कैसे रखें दांतों को स्वस्थ, सबसे पहला सवाल और सबसे साफ सवाल, क्योंकि आज वही सबसे ज़्यादा समस्या बन गया है। देखिए, दांत एक सबसे महत्वपूर्ण अंग है हमारी बॉडी का जी, क्योंकि जो भी हम खाना खाते हैं वो दांत उसको पीसने का काम करते हैं और वही जाके पेट में आपको एनर्जी प्रोवाइड करता है। तो दांतों को स्वस्थ रखने सबसे पहले जो सभी डेंटिस्ट के बाद आप जाएंगे तो ये बोलते हैं कि पहले तो ब्रश करिए, लेकिन ब्रशिंग एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट तो है। सेकेंड सबसे इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट जो आज की लाइफ में है वो है फ्लॉसिंग। फ्लॉसिंग इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जो अपन ब्रशिंग करते हैं उससे गंदगी निकल जाती है, लेकिन जो बीच के जो मार्जिन एरिया होते हैं और जो एम्ब्रेजर एरिया हम बोलते हैं, जो मसूड़े और दांत के इंटरफेस में बनते हैं, उस जगह पे सबसे ज़्यादा खाना फंसने की प्रॉब्लम होती है और वहीं से अपने कैविटीज़ लगने की शुरुआत होती है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट फ्लॉसिंग पे भी मैं एक एम्फेसिस दूंगा आपको, बिल्कुल। और ब्रशिंग तो है ही। आजकल बहुत सारे मेडिकेटेड पेस्ट आ गए हैं जो अपन यूज़ कर सकते हैं रेगुलर वे में, ताकि अपने दांत स्ट्रॉन्ग रहें। एक तो इनामल बहुत अच्छा होना चाहिए हमारा, सबसे ज़रूरी इंपॉर्टेंट होता है हमारे दांत में इनामल की परत। अगर वो घिसती है तो सबसे ज़्यादा हमको इनेबल, मतलब मैं चाहूँगा डॉक्टर साहब आप थोड़ा और। ऊपरी जो सतह होती है, सबसे ऊपरी सतह जो होती है उसको इनामल कहते हैं। उसके अंदर जो सतह होती है जो हमें ठंडा गर्म प्रोवाइड करती है वो डेंटिन होता है। अगर इनामल घिसेगा तो सीधे जो भी सेंसिटिविटी, जो भी फूड पार्टिकल आप खाओगे, जो भी खाना खाओगे, कोक पियोगे या फिर कोई भी ठंडा कुछ लोगे, सीधे डेंटिन पे इफेक्ट करेगा। वहीं से सेंसिटिविटी की शुरुआत होती है। तो इनामल को स्ट्रॉन्ग करने के लिए आजकल बहुत सारे पेस्ट आ गए, मेडिकेटेड पेस्ट आ गए। आप अपने आसपास के डेंटिस्ट से मिल सकते हैं, वो आपको रिकमेंड कर देंगे। ब्रशिंग को लेकर कहा जाता है 2 टाइम ब्रशिंग। ये क्या 2 टाइम ब्रशिंग? हमने देखा लोग तब शुरू करते हैं जब लगता है कि अब दांत साथ नहीं दे रहे हैं तो 2 बार शुरुआत कर दी जाती है, लेकिन हमेशा सुबह ही 1 टाइम ब्रश किया जाता है। तो क्या 2 टाइम ब्रश हमेशा करना चाहिए या फिर ये रूटीन प्रोसेस? 2 टाइम ब्रश इसलिए बोला जाता है क्योंकि एक बार जैसे अपन रात को सो गए और मॉर्निंग में उठे तो उस समय जो भी प्रॉब्लम होती है, जो भी मुंह की गंदगी रात भर में जो जमा होती है, कीटाणु जमा होते हैं, वो उसको क्लीन कर लेते हैं अपन मॉर्निंग ब्रशिंग से। लेकिन अपन दिन भर जो खा रहे हैं, दिन भर की दिनचर्या में जो दिन में अपन लंच में ले रहे हैं या इवनिंग स्नैक्स में ले रहे हैं, वो भी तो कहीं ना कहीं दांत पे एक्यूमुलेट हो रहा है। बिल्कुल। और हम लोग ज़्यादातर स्टिकी प्रोडक्ट्स लेते ही लेते हैं, लाइक शुगरी प्रोडक्ट्स हुए, दिन में चाय हुए, ये सब चीज़ें लेते हैं तो वो अपने दांतों के ऊपर, इनामल के ऊपर रफ एरिया में स्टिक हो जाते हैं।
उसलिए साफ करने के लिए अपन रात को एक बार ब्रशिंग करना इज वेरी इंपॉर्टेंट। सबसे महत्वपूर्ण चीज़ आती है आज के टाइम पे जो बताया जा रहा है कि फूड स्टाइल बदल गया है। जंक फूड की बात की जाती है डॉक्टर साहब कि जंक फूड बहुत आ गया मार्केट के अंदर। आज से 2 दशक पहले, सन 2000 से पहले, जब इंडिया के अंदर जंक फूड का इतना चलन नहीं था, स्टाइल नहीं था, कल्चर नहीं था, तो अब वो दांतों पे कितना हावी है? जंक फूड में सबसे ज़्यादा स्टिकी प्रोडक्ट्स मेयोनेज यूज़ की जाती है। हाँ, आपने देखा होगा मेयोनेज एक स्टिकी प्रोडक्ट होता है, वो आपके दांतों के ऊपर जाके स्टिक कर जाता है। वही एक सबसे बड़े उसको हानि पहुंचाने का कारण होता है, क्योंकि जब वो स्टिकी प्रोडक्ट्स हम लेते हैं, वो स्टिक होने के कारण जहाँ भी ओरल बैक्टीरियाज होते हैं वो धीरे धीरे उनको खाते हैं। जब वो खत्म हो जाता है तो वो आपके नीचे के इनामल लेयर को खाना शुरू कर देते हैं। जैसे वो खाना शुरू करेंगे धीरे धीरे आपको एक कैविटी का एहसास होना शुरू हो जाएगा। लेकिन चूंकि हमारे व्यस्त रूटीन रहता है तो हम लोग कई बार डेंटल ट्रीटमेंट को निगलेक्ट कर देते हैं कि ठीक है यार अभी दर्द नहीं है, तभी ज़रूरत नहीं आने की डेंटल ट्रीटमेंट के लिए। लेकिन बाद में वही गंभीर रूप लेके कीड़ा पल्पल रीजन तक पहुंच जाता है और फिर आपको पेन उत्पन्न होता है, जब आपको इमरजेंसी में डेंटिस्ट के पास जाना पड़ता है। इसलिए जंक फूड्स इन सबको थोड़ा अवॉइड करना चाहिए। अगर जंक फूड लेते भी हैं तो उसके बाद आपको अपने प्रॉपर ब्रशिंग हाँ इज रिकमेंडेड। मजबूत करने के लिए दांतों को मजबूत कैसे किया जाए? कुछ लोग अपने दांतों को ठोक बजा के बताते हैं। ये हम लोगों ने फिल्मों में देखा है बहुत ज़्यादा कि दांत को ठोक के बजा रहे हैं, कितने मजबूत मेरे दांत हैं। तो ये दांतों को मजबूत करने कुछ उपाय होता है या फिर डेली रूटीन में ही कुछ इसको ऐड ऑन किया जाए, या आयुर्वेदिक जो कहा जाता है कि नमक घिसना और ये सब चीज़ें, इन पर कितना विश्वास है डॉक्टर को? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है और इसमें ये भी बोला गया है कि अगर अपन जो हमारे दांत हैं वो ऑलमोस्ट स्ट्रेस बेयरिंग होते हैं, स्ट्रेस बियर करते हैं, तो हमें हार्ड फूड्स भी लेने चाहिए। ये नहीं बोलना चाहिए कि सिर्फ हम सॉफ्ट फूड ही खाते हैं तो हमारे दांत बचे रहेंगे, नहीं। लोग पहले ज़माने में आपने देखा होगा लोग अखरोट तोड़ते थे, बिल्कुल। तो वो हार्ड फूड्स पहले इसलिए खाते थे क्योंकि दांत में जब प्रेशर बनता है तो नीचे की बोन का रिजॉर्प्शन एंड बाकी बनने का काम शुरू हो जाता है। अगर टूटेगी नहीं तो वहाँ पर जुटेगी नहीं। इसलिए यही सिद्धांत होता है उसमें कि रोज़ के रोज़ प्रेशर बेयरिंग चीज़ें खाना चाहिए, लाइक अखरोट हुआ, आपका बादाम हुए, जो भी कड़क कड़क चीज़ें दिन में थोड़े थोड़े लेनी चाहिए। दूसरा, बहुत सारे पेस्ट आ गए हैं जी, जो दांतों के ऊपरी लेयर को स्ट्रॉन्ग करते हैं, तो वो पेस्ट भी आपको रिकमेंडेड लेनी चाहिए अगर आपके दांत वीक है तो इन सब चीज़ों को यदि समझें विस्तार से, मतलब दांतों की इंपॉर्टेंस जो सबसे बड़ी है कि माउथ वॉश की बात की जाती है कि माउथ वॉश किया जाए, जो डॉक्टर रिकमेंड करते हैं अपने पेशेंट्स को, वो कब किस टाइम पे सिचुएशन पर डॉक्टर्स रिकमेंड करते हैं कि माउथ वॉश अब यूज़ करना चाहिए, या नॉर्मल रूटीन में है यदि वो दांत खराब भी नहीं तो भी माउथ वॉश इस्तेमाल कर सकते हैं? माउथ वॉश तो सर एक्चुअली उसमें क्लोरोक्सिलिन वाले माउथ वॉशेस पहले यूज़ होते थे। हाँ, फिर धीरे धीरे अब नए नए मॉलिक्यूल आ गया, ऑक्टेनिडिन आ गया है, तो उससे कहीं ना कहीं आपके ओरल हाइजीन का मेंटेनेंस होता है। माउथ वॉश से मतलब ये नहीं होता है कि वो आपके दांतों को प्रोटेक्ट करेगा। माउथ वॉश से मतलब ये होता है जो ओरल बैक्टीरिया आपके पूरे मुंह के अंदर डेवलप हो रहे हैं वो आपके दांतों को हार्म ना करे, उसके लिए वो जब माउथ वॉश आप यूज़ करेंगे तो वो रेजिस्टेंट फॉर्म में हो जाएंगे, मतलब आपका ओरल बैक्टीरिया जो पूरे हैं वो नलीफाई हो जाएंगे। जब ओरल बैक्टीरिया नहीं रहेंगे तो हार्म ही नहीं होगा दांतों को, तो दांत बच जाएंगे। चलिए, ये तो हमने स्टार्टिंग करी है अपने सेशन की, लेकिन अब मैं आऊँगा आपके पेशे के ऊपर। आप सर्जन हैं, बहुत सारे फ्रैक्चर्स, इंजरीज़ को लेकर भी आप जो काम करते हैं, पेशेंट्स आते होंगे बहुत सारे कि जिनके दांतों को, चेहरे में यदि फ्रैक्चर आ गया तो दांत को कैसे इम्प्लांट करना है, बहुत सारी चीज़ें आती होंगी। उसके ऊपर थोड़ा सा फोकस कीजिए कि हमारे जो ऐसे पेशेंट हों जिनको सर्जरी करानी हो दांतों को लेकर, तो वो कैसे स्टार्टिंग और कैसे समझा जाए कि अब सर्जरी की ज़रूरत है, और किस प्रकार के पेशेंट आप देखते हैं? तो मैं ज़्यादातर हॉस्पिटल जाता हूँ तो जो ट्रॉमा के पेशेंट होता है, जो फ्रैक्चर के पेशेंट होते हैं, ओरल फ्रैक्चर, फेशियल फ्रैक्चर्स के, उनको मैं डील करता हूँ। कई जगह पे हमने ये भी देखा गया है कि मुंह में एक गठान बनने लगी। जैसे आप कोविड के पेशेंट्स को देखा जाए तो ब्लैक फंगस हो गया था, तो जितने भी ओरल पार्ट से, नेजल से इन्वॉल्व था, नाक से इन्वॉल्वमेंट हुआ था उसका, एंड धीरे धीरे वो ग्रो करके पूरे आँख और नीचे की हड्डी को खा गया था। तो उन केसेस को हम डील करते हैं, उन केसेस को हम रिपेयर करते हैं। कोरोना के वक्त ऐसे बहुत पेशेंट आपके पास आए होंगे उसके बाद दौर में? हाँ जी, और अब देखा गया सर जो 10 या 11 साल के बच्चे या 12 साल के बच्चे जिनको शायद कोविड वैक्सीन लगी हुई हैं, तो उनमें एक अब नीचे की जबड़े में पेरियापाइकल सिस्ट टाइप की चीज़ें शुरू हो गई हैं जो बच्चों को धीरे धीरे ग्रो कर रही है। अभी मैंने रिसेंटली कम से कम 50 बच्चों को देखा है ऐसे, जिनको धीरे धीरे छोटे छोटे सिस्ट डेवलप हुए, एंड देन वो हमारे पास आए, फिर हमने उसको सर्जरी करके ठीक करा।
ओके लेकिन एक चीज़ जो कही जाती है कि दांतों के गिरने की उम्र पे बात करेंगे तो वो बोला जाता है 60 के बाद दांत गिरने लगते हैं तो बुढ़ापा आ गया है। क्या ये आज भी फैक्चुअल है? क्योंकि अब तो बहुत ज़्यादा कम उम्र में 30, 20, 40 के बाद भी दांत गिर रहे हैं। ये पुराने दौर की जो बात की जाती थी, आज के दौर में कितनी जायज़ है? सर क्या है कि पहले जो खाना पीना था, जो हमारा डाइटरी इनटेक था और जिस हिसाब से हमारा रहन सहन था, उस हिसाब से ये लोग बोलते थे कि 60 की उम्र तक आपके दांत बरकरार हैं। बिल्कुल। लेकिन आज इस युग में जबकि स्ट्रेस सबसे ज़्यादा है, स्ट्रेस इज अ मेजर प्रॉब्लम। स्ट्रेस इज द मेजर प्रॉब्लम बिकॉज स्ट्रेस के कारण हमारी क्लेंचिंग की आदत बढ़ जाती है, हम दांत घिसने लग जाते हैं बार बार। फर्स्ट ऑफ ऑल उसकी वजह से हमारा TMJ जो टेम्पोरल मैंडिबुलर जॉइंट होता है उस पर प्रेशर पड़ता है। वो प्रेशर जैसे ही पड़ता जाएगा तो हमारे दांत की हाइट धीरे धीरे गिरती जाती है। फिर उन लोगों के लिए जो एक बार उनको दांत में दर्द हुआ और 2 टाइम ब्रशिंग शुरू करी है, इस स्ट्रेस के कारण ही शुरू करी है क्योंकि उन्हें लगा है कि मेरे दांत खराब हो रहे हैं तो मैं 2 टाइम ब्रशिंग पे आ हाँ रहा जी, हाँ जी, हूं। लेकिन तो इससे उससे मेजर इफेक्ट और आएगा या सुधरेगा? सुधरेगा तो है ही, ऑलमोस्ट बाकी दांत जो इन्वॉल्व नहीं है वो तो सुधर जाएंगे, लेकिन जो इन्वॉल्व हो चुके हैं उनको तो आपको जाके करेक्शन कराना ही पड़ेगा। दांतों को लेकर एक बहुत बड़ी चीज़ कही जाती है कि देश में हर बीमारी की एक तरह से कहा जाए कि दवाइयाँ हैं, लेकिन दांतों की दवाइयाँ नहीं होती हैं। दांतों के लिए दवाइयाँ जो है वो हैं, लेकिन दांत यदि ख़राब हो गए तो निकलते ही हैं, वो सुधरते नहीं हैं। इस बात पर आज आधुनिक युग में इतनी तकनीक आ चुकी हैं कि आप कैसा भी दांत ले, अगर नीचे इन्फेक्शन सबसाइड करने की पॉसिबिलिटी है तो कोई भी डेंटिस्ट उसको रिकमेंड नहीं करता दांत निकालने को। आजकल तो ये टेक्निक्स भी आ चुकी हैं जिसको रीइम्प्लांटेशन हम बोलते हैं, जो कि हम लोग बहुत करते हैं। तो पेशेंट आया, पेशेंट के दांत हिल रहे हैं या इन्फेक्शन हो गया है, हम लोग उस दांत को बाहर निकालते हैं, इन्फेक्शन से क्योरेट करते हैं, साफ़ करते हैं नीचे का एनवायरनमेंट और वापस उस दांत को रख के और उसको बांध देते हैं ताकि वो दांत थोड़े दिन में एनकाइलोस हो जाएगा। जैसे ही एनकाइलोस हो जाएगा हड्डी अपने आप पकड़ लेगी। और अकल दाढ़, जो अकल दाढ़ की बात कही जाती है, हम लोगों ने बहुत देसी भाषा में इसको सुना। अकल दाढ़ क्या होती है? अकल दाढ़ कब आती है? कहा जाती है कि एक अकल दाढ़ सबको आती है और उसके बाद वो दांत निकालना पड़ता है। इसके ऊपर थोड़ा सा बताइएगा विस्तार से, क्या अकल दाढ़ होती है? सर अक्कल दाढ़ का नाम ही क्यों पड़ा है, आप ये थोड़ा सा विशेष ध्यान से समझिए कि अक्कल दाढ़ मतलब जब आप वयस्क हो रहे हो, मतलब आफ्टर 18। लेकिन इसको कहा जाता है किसी की 30 में आती है, 35 में आ रही है। आफ्टर 18 किसी भी एज में आ जाए, चाहे वो 25 में आए, चाहे 20 में आ जाए, चाहे 35 में आए, दैट इज आफ्टर 18 व्हेन यू आर ग्रोन अप, फुल्ली ग्रोन। क्यों? क्योंकि आपका जो मैंडिबल होता है वो 16 to 17 ईयर्स तक ग्रो करता है, मतलब निचला जबड़ा जो चलने वाला होता है वो 16-17 साल में कंप्लीट अपना फॉर्मेशन लेता है। तो जब वो कंप्लीट फॉर्मेशन लेगा तभी वो अक्कल दाढ़ को स्पेस मिलती है बाहर आने के लिए हड्डी में से, तो उस समय वो जो प्रेशर मारती है इसलिए उसको अक्कल की दाढ़ बोला जाता है। उसको निकलवाना ही पड़ता है? नहीं सर, ऐसा नहीं है। अगर आपके माउथ में ब्रॉडनेस ज़्यादा है, जैसे मेल्स में सबसे ज़्यादा ये रहता है कि ब्रॉड रहते हैं तो अल्टीमेटली हमें कहीं ना कहीं स्पेस मिलती है उस दांत को निकलने की, तो इसलिए मेल्स में ये प्रॉब्लम कम आती है। फीमेल्स में माउथ नैरो होता है, वहाँ पर कई बार अक्कल दाढ़ फंस जाती है और धीरे धीरे वो मसूड़े को इरिटेट करती है, तो उस वजह से कई बार हमें दांत निकलवाने पड़ सकते हैं। और एक और बड़ी प्रॉब्लम है, यहाँ पर दांतों को लेकर चर्चा कर रहे हैं तो बहुत सारी प्रॉब्लम है। दांत टेढ़े आड़े आते हैं, ये क्या चीज़ है? ये क्या सिर्फ जेनेटिक है, बचपन से ही आते हैं, या फिर शुरुआत में जो कहा जाता है मिल्क टीथ झड़ जाते हैं, बच्चे बहुत हाथ लगाते हैं तो दांत टेढ़े आते हैं, इसको लेकर थोड़ा बताइए। सर ये हम इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। एक होता है जेनेटिक पार्ट। जेनेटिक पार्ट मतलब आपके एंसेस्ट्रल फेस फॉलोइंग क्या होती है, जो आपके एंसेस्टर्स के फेस हैं, जैसे जो माता पिता के होंगे या उनके बुजुर्ग के होंगे, जैसे वो फेस डेवलप हुए हैं। अगर छोटा फेस है तो छोटे हैं और उसमें क्राउडिंग मतलब दांत आड़े टेढ़े होने की संभावनाएं ज़्यादा होती हैं। सेकेंडली हम बोलें तो जो हमारे दांतों के गिरने का पैटर्न होता है, जो मिल्क टीथ जो गिरते हैं, कई बार क्या होता है मिल्क टीथ गिरते हैं लेकिन वो दांत नहीं निकलता और पेरेंट्स अपने बच्चों को डॉक्टर के पास नहीं ले जा पाते हैं। तो नहीं ले जाने की से दिक्कत क्या होती है कि वो दांत अपनी जगह भूल जाता है, तो वो कहीं और निकल आता है। जब वो और निकल आएगा तो अल्टीमेटली कहीं ना कहीं क्राउडिंग या आड़े टेढ़े दांतों की प्रॉब्लम शुरू हो जाती है बच्चों को। आज के आधुनिक युग में, क्योंकि डॉक्टर्स बहुत हैं दांतों के लिए, स्पेशलिस्ट भी हैं, सर्जरी भी होती है दांतों के लिए, लेकिन मेरे को ये भी जानना है कि जो पहले का युग था, आज से 30-40 साल पहले, उसको लेकर भी मैंने सवाल किया था। उस समय डॉक्टर्स जहाँ स्पेशलिस्ट इतने नहीं थे, सर्जन नहीं थे दांतों को लेकर, तो उस समय जो चलती थी औपचारिक तौर पर यदि कहूँ मैं कि आयुर्वेद,
उससे कितना वास्ता रखता है आज के जो सर्जन्स हैं, डॉक्टर्स हैं, वो कितना वास्ता रखते हैं आयुर्वेद चीज़ों को जो लगाते थे दांतों के ऊपर और उससे फिर सेहत अच्छी रखी जाती थी दांतों की? सर आज भी पुरानी जो चीज़ें हैं वो बहुत अच्छी हैं, करते हैं सर। जो लर्नेड डॉक्टर्स हैं, जो पुराने डॉक्टर्स हैं और जो आज की तकनीक को जानते हैं और साथ में पुरानी तकनीकों को भी अपना रहे हैं, वो इस चीज़ से भली भांति अवगत रहते हैं कि जो अपन नॉर्मल खाते पीते हैं, जो अपन डाइटरी हैबिट्स यूज़ करते हैं, वो एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारे दांतों के फॉर्मेशन में और उनके रख रखाव में। अब जैसे जनरली पहले जो दादी नानी ये सब बोलते थे कि सरसों का तेल ले लो, थोड़ा सेंधा नमक ले लो, थोड़ा सा नींबू मिला लो, थोड़ा सा लौंग का तेल मिला के अगर मसाज कर लो, तो आज भी मैं अपने पेशेंट्स को कई बार रिकमेंड करता हूँ कि कोई जेल से बेटर आप ये यूज़ करके देखिए, आपको बहुत फ़र्क पड़ेगा। साथ में इसमें डालिए थोड़ी सी अर्जुन की छाल, जो आपके मसूड़ों के लिए बहुत लाभकारी है। गरारे करने की बात की जाती है दांतों के लिए कि नमक के पानी से गरारे किए जाए यदि दांतों को स्वस्थ रखना हो। दांतों को स्वस्थ से बेटर हम मसूड़ों की हेल्थ के लिए बोलते हैं उसको, मसूड़े हेल्थ, क्योंकि वो जो सॉल्ट है वो एम्बिशन होता है, मतलब एब्सॉर्प्टिव नेचर होता है उसका। तो वो जब एब्जॉर्ब हो जाता है तो वो जो अंदर जो आपके मसूड़ों में फूलना या सूजन या ब्लीडिंग गम्स जो होती हैं, उन सब चीज़ों को उससे निजात पाने में कुछ हद तक मदद मिलती है और हीलिंग पावर आपके मसूड़ों की थोड़ी बढ़ जाती है बिकॉज ऑफ एब्सॉर्प्शन। एक और जो मेरे पास सवाल है कि प्रिसाइज डेंटल इम्प्लांट थेरेपी, इसको कैसे समझें? प्रिसाइज डेंटल इम्प्लांट थेरेपी, क्योंकि डॉक्टर की भाषा में से कहा जाता है कि एक तरह से बहुत स्पेशलिस्ट थेरेपी है और इसके ज़रिए दांतों को लंबे वक्त तक स्वस्थ रखा जा सकता क्योंकि डेंटल इम्प्लांट्स अब अपकमिंग फील्ड है पूरी डेंटिस्ट्री की, और हम ओरल सर्जन सबसे ज़्यादा इसको यूज़ कर रहे हैं इन टेक्निक्स को। ये जहाँ आपको सिंगल टूथ मिसिंग है या मल्टीपल टूथ मिसिंग है या फिर बहुत सारा दांत मिसिंग है, फुल माउथ, अगर जैसे समझ लीजिए सारे दांत गिर गए अब आपके, अब आपको फुल माउथ इम्प्लांट कराना है किसी पेशेंट को, तो हम लोग स्पेसिफिक साइट्स ढूंढते हैं। जनरली इम्प्लांट के फेलियर्स क्यों होते हैं? क्योंकि हम जो इम्प्लांट्स डालते हैं वो ऊपर की कॉर्टिकल प्लेट, बीच में होती है कैंसलस बोन और फिर नीचे होती है कॉर्टिकल बोन। हम कॉर्टिकल बोन अपर और बीच में जो कैंसलस बोन होती है उसमें डालते हैं। बट नाउ प्रिसाइज इम्प्लांट टेक्नोलॉजी में हम लोग मेन आपकी जो कॉर्टिकल बोन्स होती हैं जो कभी रिजॉल्व नहीं होती हैं, आपने देखा होगा चेहरे की जो हड्डियाँ होती है जो बनी हुई है, ये दीज आर हार्ड बोन्स, दीज आर नोन एज कॉर्टिकल बोन्स। ये कभी चेंज नहीं रहती, हमारे सिर्फ फैट चेंज होते हैं, हमारा कभी भी हड्डी चेंज नहीं होती। तो हम इन एरियाज में इम्प्लांट करते हैं ताकि हमको कभी भी उन जगहों से हमें इम्प्लांट्स का रिट्रीवल या फेलियर का सामना ना करना पड़े। तो इसे प्रिसाइज इम्प्लांट टेक्नोलॉजी बोलते हैं। आम लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है जो सबसे पहली प्रॉब्लम जहाँ से आती दांतों को लेकर, सेंसिटिविटी, ठंडा गर्म, देसी भाषा में हम लोग उपयोग करते हैं कि बहुत ठंडा हो गया, ठंडा नहीं खाना है, दांत ख़राब हो रहे हैं, तो इसको कैसे बचें? सेंसिटिविटी के लिए जो टूथपेस्ट आते हैं मार्केट में वो कितने लाभदायक है, फिर डॉक्टर के रिकमेंडेड ही लेना चाहिए? देखिए सर, सेंसिटिविटी बहुत सारे कारण से होती है। एक होती है कैविटी बेस, मतलब आपके दांतों में कीड़ा लग गया उससे सेंसिटिविटी। दूसरी आती है ओवर क्लेंचिंग, मतलब बहुत ज़्यादा दांत पीसने की वजह से महीन महीन क्रैक बन जाते हैं दांतों के अंदर, उसकी वजह से सेंसिटिविटी। और थर्ड होता है कोई फ्रैक्चर की वजह से, अगर दांत वहाँ से टोटली फ्रैक्चर हो गया उसकी वजह से सेंसिटिविटी। तो जो कैविटी बेस्ड सेंसिटिविटी है वो तो आपको फिलिंग के थ्रू जाएगी। सेकेंड होती है क्रैक सेंसिटिविटी या फिर फ्रैक्चर सेंसिटिविटी, उसको अपन कुछ हद तक जो मेडिकेटेड पेस्ट हैं अगर हम कुछ देर तक लगा के रखें या कुछ महीने यूज़ करें तो धीरे धीरे बाय द टाइम वो डेंटाइन ट्यूब्यूल्स को ब्लॉक करना शुरू कर देती है। वहाँ पर कैल्शियम ऑक्सलेट के पार्टिकल्स डिपॉजिट हो जाते हैं। जैसे ही डिपॉजिट हो जाते हैं उधर पे जो भी सेंसेशन गेन करने वाली नर्व्स होती हैं वो ब्लॉक हो जाती हैं और धीरे धीरे आपकी सेंसिटिविटी में 80 to 90% हेल्प करती है, बट नॉट फॉर 100%। समटाइम्स हमको उसमें लेज़र थेरेपी भी देनी पड़ती है फॉर द सब्स्टिट्यूशन ऑफ। टाइम टू टाइम पेशेंट्स जो आते हैं आपके पास कि एक जैसे कभी कुछ दांत खराब या दांत नए लगने हैं तो उसके लिए पेशेंट्स को 2 बार 3 बार 4 बार लगातार कंटिन्यू विजिट करना पड़ता है? नहीं, आजकल तो जो नया टेक्निक आई है वो इमीडिएट इम्प्रेशंस एंड इमीडिएटली फैब्रिकेशन ऑफ द कैप्स शुरू हो गया है। जैसे हमारे पास कुछ मटेरियल्स आते हैं या हमारी खुद की डेडिकेटेड लैब्स है जो आधे घंटे 1 घंटे के अंदर दांत बना के देती हैं। ऐसी मिलिंग मशीन्स आ गई हैं अब, इमीडिएट फास्ट प्रोसेस। कोई भी नहीं जाता कि मैं बिना दांत के
क्लिनिक से बाहर निकलूँ या घर जाऊँ। यदि वो जिस मकसद से आया वो कामयाब हाँ होना जी, चाहिए। हाँ जी। रितेश सहगल जी, एक और जो सबसे बड़ी चीज़ है कि आप ओरल सर्जन हैं, आपका किन तरह से पेशेंट से पाला पड़ता है? सबसे ज़्यादा कौन से पेशेंट जो आपके पास आते हैं? सबसे ज़्यादा जो पेशेंट आते हैं वो आते हैं फ्रैक्चर्स के, पहले जो रोड साइड एक्सीडेंट हो जाता है। सेकेंड आते हैं सिस्ट ट्यूमर्स डेवलप हो जाते हैं फेस के अंदर, मुंह के अंदर छोटी छोटी गठाने हो जाती हैं, उनको रिमूव करने के लिए मेरे पास पेशेंट्स बहुत आते हैं। तीन, कॉस्मेटिकली इम्प्रूव कराने के लिए कि स्माइल एस्थेटिक्स मेरे सुंदर हों, तो वनियर्स लगाने के लिए, जिरकोनिया कैप्स लगवाने के लिए मेरे पास आते हैं कि मेरी स्माइल अच्छी नहीं लग रही है, मेरे को बहुत प्रॉब्लम लग रही है कि मैं फेस कर रही हूँ लोगों को तो मुझे अच्छा नहीं लग रहा है या फेस कर रहा हूँ, तो उनके लिए हम एस्थेटिकली एनेबल, आर्टिफिशियली वी मेक गुड स्माइल्स एंड चूँकि वो वारंटी रहती है उसमें, तो पेशेंट्स ऑप्ट कर रहे हैं आजकल करवाना। फिर डेंटल डायमंड्स हुआ, डेंटल ज्वेलरी, जैसे मैंने खुद भी लगवा रखी है, तो डेंटल डायमंड्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इन बिकॉज ऑफ ब्राइडल एंड जब शादी का सीज़न आता है तो सबसे ज़्यादा डेंटल डायमंड्स लगवाने के लिए लोग रश करते हैं, क्योंकि एक ही बार फोटो शूट होना होता है उनकी लाइफ टाइम के लिए, तो इसलिए वो कोशिश करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा ब्यूटीफाई हो सके। दांतों पर चर्चा हो रही तो एक चीज़ और जानना बहुत ज़रूरी है। क्या हम जो सुनते हैं, आप जो बता भी रहे हैं, सोने के दांत, चांदी के दांत, ये कुछ ऐसा शब्द होता है, इसको लेकर क्या कहेंगे? सोने के दांत, चांदी के दांत, सर पहले एक ट्रेंड हुआ करता था कि जो बड़े बुजुर्ग थे वो बोलते थे कि मेरे को अगर देवलोक जाना है तो मैं सोना लेके जाऊं। तो वो लोग दांतों में टाँच लगवाते थे, पहले ज़माने में हुआ करता था, 2 सोने की टाँच दांतों में लगी होती थी। आपने पुरानी नानी दादी को देखा होगा, जो गाँव की होंगी, वो 100% उनको मिलेगा ही मिलेगा। बट अब लोगों का ट्रेंड एक्चुअली एस्थेटिकली वाइटनेस की तरफ जा रहा है, rather than of artificial gold। आपने देखा होगा आज वाइट गोल्ड सबसे ज़्यादा इन है, rather than from yellow gold, because no one wants to tell that we have something artificial। so natural smile, हाँ, आज लोग चाहते हैं कि natural smile ज़्यादा अच्छी दिखे, और किसी को यही ना समझ में आया है कि मैंने नकली दांत लगवाए भी हैं। नहीं तो सोचिए आप अगर स्टील के मुंह में दांत लगे हों, पूरे 32 और 60 की उम्र हो आपकी, कैसा लगेगा आपको? अब एक जो सबसे बड़ी चीज़ उठेगी कि यदि मैं सवाल करूँ ये जायज़ है कि नहीं मुझे नहीं मालूम है, लेकिन डॉक्टर से लोग दूर रहते हैं। अब आप डॉक्टर भी हैं, ओरल सर्जन भी है, सबसे पहली चीज़ डॉक्टर क्या ऐसी सलाह दें कि डॉक्टर्स हमारे पेशेंट को या फिर जो पेशेंट नहीं है कि कैसे स्वस्थ जीवन जिए, कैसे स्वस्थ दांत रखें, डॉक्टर के पास ना आना पड़े? शायद ये सवाल जायज़ नहीं होगा, लेकिन ज़रूरी है क्योंकि हम लोग सेहत की बात कर रहे हैं, मजबूरी में आना पड़े, लेकिन ऐसी कैसी सेहत रखें दांतों की कि डॉक्टर्स को कोई विजिट ना करना पड़े? नहीं, अगर ऐसा हो गया तो सर जो बेचारे डेंटिस्ट हैं उनकी रोजी रोटी पे लात पड़ जाएगी, वो तो और वो बेचारे सोचेंगे अरे यार हमने पढ़ाई क्यों करी। देखिए, हम लोग तो चाहते नहीं है सर कि आप कभी भी अस्वस्थ रहें, कोई भी डॉक्टर नहीं चाहेगा, इवन झोला छाप भी डॉक्टर नहीं चाहेगा कि मेरा पेशेंट अस्वस्थ रहे। लेकिन चूँकि हमारी जीवन शैली ऐसी बदलती जा रही है, इतनी फास्ट लाइफ में हम आ गए हैं कि धीरे धीरे हम कहीं ना कहीं चीज़ों को अडॉप्ट करते जा रहे हैं कि फास्ट, फटाफट ब्रश किया निकल गए, फटाफट खाना खाया चल दिया। हमने जो अपनी चर्निंग, अपनी बाइटिंग की हैबिट है वो सब चेंज कर ली है। आपने देखा होगा लोग आजकल 2 मिनट में खाना खा के चले जाते हैं। आइडली पुराने लोग कम से कम 20 मिनट से 25 मिनट रहते थे धीरे धीरे अपने खाने को चबा के खाने के लिए। लेकिन हाँ जी, तो इसीलिए सबसे इम्पॉर्टेंट ये रहता है कि आप अपने बाइट्स को प्रॉपर एंजॉय करें, धीरे धीरे खाना खाएं। ज़रूरी नहीं है आप उसको गटक जाएं बस, क्योंकि अगर गटक जाएंगे तो सबसे ज़्यादा काम आपके पेट को करना पड़ेगा rather देन आपके मुंह को। तो इसलिए कोशिश करिए कि अच्छे से खाना खाइए, गुड ब्रशिंग हैबिट रखिए, फ्लॉसिंग जरूर करिए, माउथ वॉशेज अगर डॉक्टर ने रिकमेंड करें या आपको लग रहा है तो खाइए। लेकिन उससे कॉन्ट्री मैं बोलूँगा, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि माउथ में जो स्मेल आ रही है, कुछ दिक्कत हो रही है, तो आप देसी चीज़ें साथ में शुरू करें। लाइक पपीता हुआ, पुदीने के पत्ते हुए, ये बहुत अच्छी चीज़ें हैं। पुदीना अगर किसी को एसिडिटी हो, 1 महीना आप लगातार 15 से 20 पत्ती पुदीना रोज़ सुबह खिला दीजिए, और 1 महीने बाद टेस्टिंग कर लीजिए, उसको एसिडिटी खत्म हो जाएगी। लेकिन कोई बताएगा नहीं, क्यों? क्योंकि एसिड की इतनी दवाइयाँ जो बिक रही हैं वो तो बंद हो जाएंगी। तो इसीलिए दांतों को लेकर एक चीज़ जो कही जाती है कि टूथपेस्ट बहुत सारे मार्केट में, बबूल का टूथपेस्ट हो और जो कहे जाते हैं अलग अलग की नीम का हो, कौन सा टूथपेस्ट रिकमेंड करना चाहिए सबसे बेस्ट जो दांतों की लाइफ को भी बढ़िया रखे और सेहत अच्छी रखे? टूथपेस्ट का काम क्या होता है सर? सिर्फ एक ओरल फ्रेशनेस देना सबसे इम्पोर्टेंट है। क्लीनिंग झाग बनाएगा, क्लीनिंग देगा,
दैट इज़ द बेस्ट टूथपेस्ट एवर यू कैन हैव। जरूरी नहीं है कि आपको मेडिकेटेड टूथपेस्ट यूज़ ही करना है। क्यों? अगर आपको सेंसिटिविटी हो तो आप सेंसिटिविटी वाला पेस्ट लीजिए। अगर आपको लग रहा है कि सेंसिटिविटी में जो सेंसिटिविटी टूथपेस्ट आते हैं मार्केट में, वो वाकई मतलब डॉक्टर के रिकमेंड की बने डायरेक्ट लेंगे तो उससे ठीक हो जाती है सेंसिटिविटी? नहीं, कुछ हद तक जैसे आपको पता है कि कुछ पेस्ट आते हैं जैसे OTC ब्रांड्स हैं, सेंसोडाइन हुआ जैसे OTC ब्रांड है, तो ये सब चीज़ें आप ले रहे हैं तो ठीक है। चलिए, इसके साथ मैं एक अंतिम सवाल जो मेरा है कि स्वस्थता को लेकर हमने बात कर ली, दांत कैसे स्वच्छ रहें और स्वस्थ रहें, क्योंकि वही एक हमारे स्वस्थ जीवन का आकार है। दांतों में दर्द होता है तो पूरी दिनचर्या बिगड़ जाती है लोगों की। तो एक अंतिम जो मेरा सवाल है कि अब दांतों को सेंसिटिविटी भी बात हो गई है, स्वास्थ्य के ऊपर बात हो गई है, अब ब्रशिंग जो बताई गई टेक्निक ब्रशिंग की, प्रॉपर ऐसे ब्रशिंग की जाती है, ऐसे ब्रशिंग की जाती है, उसको आप थोड़ा सा हाथ बता दें तो कैसे प्रॉपर ब्रशिंग? आप देखेंगे अपने दांत जो हैं वो वर्टिकल ही हैं rather than हॉरिजॉन्टल। हमारे लिए हम जब ब्रश करते हैं वो हॉरिजॉन्टली करते हैं। क्यों? राउंड एंड राउंड मोशन जब आप करेंगे तो इट इज़ वर्टिकल ऑल्सो एंड मॉडिफाइड बैस टेक्निक बोलते हैं इसको। राउंड एंड राउंड जाना चाहिए, और जब पीछे की तरफ जाएंगे तो सीधे सीधे, नीचे की तरफ, सामने की तरफ ऐसे, और ऊपर, मतलब ऑन द वर्टिकल। रगड़ना नहीं है, रगड़ेंगे तो अल्टीमेटली जो ब्रिस्टल्स हैं वो धीरे धीरे आपको सर्वाइकल इरोजन की एक बीमारी पैदा कर देंगे। मतलब दांत धीरे धीरे, आपने देखा हो कुछ पेशेंट्स के कटे रहते हैं दांत साइडों से और सेंसिटिविटी होने लग जाती है, वो फिर धीरे धीरे वो ब्रिस्टल्स उसको बनाने लग जाते हैं। तो उसको अवॉइड करने के लिए आप राउंड एंड राउंड मॉडिफाइड बैस टेक्निक लीजिए। मुझे लगता है कि मेरे दर्शकों से एक तरफ से पूरी बारीकी से हमने दांतों को लेकर चर्चा की, कैसे दांतों को स्वस्थ रखा जाए, सेंसिटिविटी को लेकर कैसे जो सवाल उठते हैं, दांतों संवेदनशीलता को लेकर उसका भी जवाब डॉक्टर साहब ने दिया है, और बहुत सारी ऐसी चीज़ें दांतों को स्वस्थ रखना है, क्योंकि वही आपके पहले दिन की शुरुआत ही उसी से होती है। कैसे दांत स्वस्थ रहेंगे तो पूरा दिन अच्छा गुजरता है। तो इसके साथ मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। डॉक्टर रितेश सहगल हमारे साथ जुड़े खास चर्चा में स्वराज सेहत में आज के इस विषय में दांतों को कैसे स्वस्थ रखें। फिलहाल के लिए इतना ही। आप बने रहिए स्वराज एक्सप्रेस के साथ।